आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाबा रामदेव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन है आज। रामदेव और बालकृष्ण की सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज पेशी। रामदेव पर अवमानना का आरोप लगेगा या नहीं, ये आज कोर्ट तय करेगा। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। 24 अप्रैल को बाबा रामदेव ने एक और माफीनामा छपवाया है। अब ऐसे में आज कोर्ट की तरफ से क्या राहत मिलेगी या फिर आफत बढ़ती हुई दिखेगी, ये कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में सुनवाई भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर शुरू हो गई है। मुश्किल में बाबा रामदेव और पतंजलि, उनका ब्रांड नजर आ रहा है। पतंजलि मामले को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। सुबह ही रामदेव बालकृष्ण कोर्ट में पहुंच गए हैं। माफी उनके जरिए कोर्ट में कई बार मांगी गई है। लिखित में न्यूज़पेपर में भी माफीनामा छपवाया गया, लेकिन कोर्ट ने कई और सवाल रामदेव से किए और आचार्य बालकृष्ण से भी किए, जिसमें पूछा गया कि क्या आपने विज्ञापन भी आप इतने ही लिमिटेड तरीके से छपवाते हैं क्या। जवाब में जो कहा गया बाबा रामदेव की तरफ से, आचार्य बालकृष्ण की तरफ से, उस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। एक और मौका दिया गया इन सभी बातों पर माफी मांगने का। ऐसे में 24 अप्रैल को माफीनामा छपवाया गया बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से, आचार्य बालकृष्ण की तरफ से। ऐसे में आज जब कोर्ट में सुनवाई का दिन फिर से है, कोर्ट ये तय करेगा कि कोर्ट की अवमानना का जो केस है वो यहाँ चलना चाहिए या फिर राहत दे देनी चाहिए। जब कोर्ट की तरफ जाते हुए बाबा रामदेव नजर आए, उनसे कई सवाल पूछे गए, क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, करीब 12 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैन कर दिए गए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से। क्योंकि सिर्फ पतंजलि को लेकर सवाल कोर्ट ने नहीं पूछा था, कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी सवाल पूछा, कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से भी सवाल पूछा, केंद्र सरकार का क्या स्टैंड रहा ये भी सवाल पूछा। अब इन सब बातों के बीच में आज एक बार फिर से सुनवाई का दिन है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर सुनवाई हो गई है शुरू कोर्ट में। साथ ही साथ ये तय करेगी कोर्ट की अवमानना का केस चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जो शिकायत मिली थी उस पर तुरंत आदेश दिया था कि ऐसे सभी भ्रामक विज्ञापन बंद होने चाहिए। बजाय कि उस आदेश का पालन करने के बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई, उलझुल आरोप लगाए। एलोपैथ को लेकर उन्होंने गलत भाषा और गलत टिप्पणी की, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये पूछा कि क्यों नहीं अवमानना का केस आपके ऊपर चलाया जाए। अब ऐसे में आज से बाबा रामदेव और आचार्य बात में हो गए हैं पेश। इस पर हम बात करेंगे। बालेंदु प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चूंकि बाबा रामदेव आयुर्वेद को सर्वोपरि बताते हैं, लेकिन एलोपैथ को किनारा करते हुए कहते हैं एलोपैथ से बड़ा है आयुर्वेद। बालेंदु जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। आयुर्वेद की अपनी अलग जगह है। आयुष मंत्रालय भी मोदी सरकार के इनिशिएटिव के बाद किस तरीके से देश में काम कर रहा है, लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कराए या उनकी तरफ से जो ब्रांडिंग की गई, जो दावे किए गए, वो कोर्ट के भीतर गलत पाए गए। अलग अलग शिकायतों के जरिए ये मालूम हुआ। अब 12 करीब ऐसी दवाएं हैं जो कि बैन कर दी गई हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? आयुर्वेद अपनी जगह रखता है, लेकिन क्या एलोपैथ को नकारा जा सकता है? नमस्कार, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बहस में तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कि आयुर्वेद अच्छा है कि एलोपैथ। आयुर्वेद की जो अपनी परिभाषा है, आयुर्हिता हितम व्याधिर निदानम शमनम तथा, कि आयु के लिए हितकर और अहितकर बीमारियों का कारण और उनका उपाय जानना है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक विशद वर्ग है, इसमें एलोपैथ और आयुर्वेद कहाँ से आ गए। आज अगर हम गर्मी के महीने में एसी चला के बैठते हैं तो आयु के लिए हितकर है। आयुर्वेद के अंदर जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी आचार्य होंगे आयुर्वेद के, वो समकालीन ग्रंथों का, समकालीन तकनीकों का उसमें समावेश करके उसका फायदा उठाएंगे। एलोपैथी क्या है कि एलोपैथी एक विज्ञान है जो कि समय के साथ पैदा हुई और हर कोई जानता है कि उसकी आकस्मिक चिकित्सा, मैं बाकी का तो नहीं जानता हूँ, पर जब मुझे 2002 में हार्ट अटैक हुआ, मैं जामनगर में था और देश की सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में था, परंतु मुझे 7 मिनट के अंदर उस यूनिवर्सिटी को सड़क पार करके सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और मैं अगर आज जिंदा हूँ तो एलोपैथिक चिकित्सा से जिंदा हूँ। परंतु इसके साथ साथ कुछ और बीमारियां भी ऐसी हुई
क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी थी, न्यूरोलॉजिकल थी, वहां पर आयुर्वेद है। तो हमें आज इस पचड़े में ना पड़ के कि आयुर्वेद और एलोपैथी में कौन सा श्रेष्ठ है, हमें दोनों पैथियों की समन्वय से स्थापित करके एक बेहतरीन उपाय हमारे देश के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर्स का भी उपाय रहा है। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू नाम के संस्थान की रचना की गई थी कि हम एलोपैथी और आयुर्वेद और जितनी भी पैथी हैं उनमें समन्वय स्थापित करके जनहित में काम करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, चूंकि कोर्ट ने जब सख्त टिप्पणी की, नाराजगी जताई, तो ये भी कहा गया, क्योंकि दावा इसमें यह है कि लाइलाज बीमारियों का भी इलाज पतंजलि के प्रोडक्ट से होता है, आयुर्वेद से होता है। लाइलाज का तो मतलब ये है जिसका इलाज ना हो, लेकिन हाँ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जड़ से खत्म नहीं होती लेकिन कंट्रोल में जरूर आ जाती हैं आपकी नियमित डाइट, आपका जो डिसिप्लिन है उसके साथ, और प्लस दवाओं का बहुत बड़ा रोल उसमें होता है, फिर चाहे वो दवा किसी भी फॉर्म में हो, आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो। लेकिन जो दावा किया गया लाइलाज बीमारियों को जड़ से खत्म करने का, ऐसा क्या वाकई होता है? देखिए, लाइलाज बीमारी, आप जिस आदमी से बात कर रही हैं, मैं तो फेमस हूँ लाइलाज को इलाज में करना। मैं तो मुर्दों को जिंदा करता हूँ। एक मेरी जो प्रोजेक्ट थी जो मैंने भारत सरकार के साथ की थी, तो हमने 11 में से 11 ब्लड कैंसर के मरीज आयुर्वेदिक दवा से ठीक करके ऑल इंडिया में दिखाए थे। उसका यूएस एंड यूरोपियन पेटेंट भी भारत को मिला था और ये भारत सरकार की प्रोजेक्ट थी। आज हम जो पेनक्रेटाइटिस का इलाज करते हैं वो भी लाइलाज। बात ये हो रही है कि सरकार चाहती कि 54 बीमारियों के ऊपर ज्ञापन देके इलाज करना अपना, परंतु अगर मैं सूचना बनाता हूँ, मैं रिसर्च पेपर लिखता हूँ, सेमिनार करता हूँ या ये कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम करता हूँ, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है आप जनता को विज्ञापन देके खुद ट्रीटमेंट करने से बचाए, क्योंकि उसके फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे जॉन्डिस है, किसी को जॉन्डिस हो गया और मैं कहता हूँ मेरा जॉन्डिस का इलाज है, पर वो जॉन्डिस हो सकता है ट्यूमर की वजह से हो सकता है पथरी की वजह से हो, की वजह से विज्ञापन की वजह से कोई आदमी अपना इलाज स्वयं न करे, इसलिए सरकार ने नियम बनाया और इसमें शायद कहीं ना कहीं चूक हो गई। और वो मैं समझता हूँ कि क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। यदि कोई आदमी सच्चे दिल से या कानून के दायरे में आके माफी मांग रहा है तो इसको इतना बड़ा तूल अब नहीं बनाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि दवाओं से बहुत हद तक इलाज हो सकता है संभव, लेकिन जो दावे किए गए हैं उनका तरीका गलत हो सकता है। अब कोर्ट का रुख क्या रहेगा उस पर निगाहें हमारी हैं। बालेंदु प्रकाश जी, आपने अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।